जैसा कि दोस्तों रेलवे में पूछे गए फिजिक्स के कुल 1 से लेकर 272 तक के प्रश्नों को हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यदि दोस्तों आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो रेलवे साइंस के नाम से हमने जो है एक प्लेलिस्ट बनाया है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 273 से। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलोग्राम है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा। तो दोस्तों ये सवाल जो है रेलवे एनटीपीसी सन 2016 में पूछा गया है। कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। हम जानते हैं दोस्तों कि बुध ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है वो पृथ्वी का 38% होता है। इसका ये मतलब हुआ दोस्तों, यदि हमें बुध ग्रह पर वजन निकालना है तो क्या करेंगे, जो पृथ्वी पर वजन दिया है उसका 38% निकाल लेंगे। तो 38 का 38% निकालेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 38 में 38 गुणा कर देंगे 1444 आएगा, बटे 100 भाग करेंगे कितना आएगा, 14.44 किलोग्राम हो जाएगा। तो बुध ग्रह पर उसका वजन कितना होगा, 14.44 किलो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 274 है। प्रश्न नंबर 274 दोस्तों, ये जो परिभाषा ही पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी सन 2018 में। प्रश्न ये है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, इस बल के अनुसार ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 275 है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान कितना होता है। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान 6.6734 गुणित 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 277 है। ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने किया था। तो दोस्तों ग्रहों की गति के नियम की खोज जो है केपलर ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 278 है। गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है किसने दिया था। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है न्यूटन ने दिया था। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को भार कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 280 है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की खोज किसने किया था। तो दोस्तों कैपिटल जी की खोज जो है हेनरी कैवेंडिश ने किया था। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम जो है किस पर लागू होता है। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम है वह वस्तुओं के किसी भी युग्म पर लागू होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 282 है। यहाँ पर दोस्तों एक सूत्र लिखा हुआ है F बराबर कैपिटल जी mm बटा डी स्क्वायर। सूत्र में कैपिटल जी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कैपिटल जी जो होता है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे ये प्रश्न कह रहा है यदि दो कण है, यहाँ पे दो कण हैं, कहता है कि इनकी बीच की दूरी बढ़ जाए। इसका ये मतलब दोस्तों अब दूरी जो है बढ़ा देते हैं तो इनके गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रभाव होगा वो क्या होगा, कम हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 284 है दोस्तों। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह किस बल के कारण होता है। तो दोस्तों पृथ्वी जो है वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 287 है। निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह क्या होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं निरंतर माने होता है सार्वत्रिक। तो दोस्तों सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, कैपिटल जी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव होता है। तो दोस्तों कोई भी वस्तु अगर मुक्त रूप से गिरती है तो वह किस में केवल संभव होता है, निर्वात में संभव होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरुत्व बल डैश के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। तो दोस्तों जो गुरुत्व बल होता है वो दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 290 है।
वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार काम करता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार काम करता है उसे गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 291 है। 291 प्रश्न ये है दोस्तों कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम दिया हुआ है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। तो दोस्तों ये तो न्यूमेरिकल होगा, कैसे लगेगा दोस्तों ध्यान समझिएगा। यहाँ पे स्मॉल जी का मान हमें रखना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों भार का सूत्र हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, M गुणते G होता है। M का मान दोस्तों कितना दिया है, 10 दिया है। स्मॉल जी का मान 9.8 रखना है। गुणा करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 980, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा तो कितना आएगा 98 आएगा। और दोस्तों भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, 98 न्यूटन होगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 292 है। स्मॉल जी की इकाई त्वरण की इकाई की क्या होती है, समान होती है। तो स्मॉल जी की इकाई क्या होती है। तो दोस्तों स्मॉल जी की इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और दोस्तों मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है यह त्वरण का भी मात्रक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 293 है। गुरुत्वीय त्वरण जिसे दोस्तों स्मॉल जी कहते हैं, तो स्मॉल जी का मान सबसे कम कहाँ होता है दोस्तों, स्मॉल जी का मान सबसे कम भूमध्य रेखा पर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्मॉल जी का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है। स्मॉल जी का मान सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे दोस्तों 295 है। धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु या व्यक्ति का भार 60 न्यूटन है। चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक वस्तु है पृथ्वी पर, उसका जो भार है वो कितना दिया है, 60 न्यूटन दिया है। अब यही पूछ रहा है यही भार जो है चंद्रमा की सतह पर कितना होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि चंद्रमा की सतह पर जो वस्तु का भार होता है वो पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। तो 6 से कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन आ जाएगा। तो दोस्तों चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 296 है। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री डैश वजन महसूस करता है। तो दोस्तों जो अंतरिक्ष यान के अंदर जो अंतरिक्ष यात्री बैठे रहते हैं वो जो है अपना वजन जो है वह शून्य महसूस करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 297 है। स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में क्या संबंध होता है। तो दोस्तों स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में क्या संबंध होता है, स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी ME बटा क्या होता है, RE का स्क्वायर होता है। ME क्या होता है दोस्तों, ये पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। RE क्या है दोस्तों, ये पृथ्वी की त्रिज्या है। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार कितना होता है। पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार जो होता है वो 0 होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 290 है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है और द्रव्यमान 20 kg है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा। कैसे लगाएंगे दोस्तों ध्यान समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों सूत्र लगेगा W बराबर M गुणते G। स्मॉल जी का मान पूछ रहा है। W मतलब दोस्तों यहाँ पे भार कितना दिया है, 200 न्यूटन दिया है और द्रव्यमान कितना दिया है, 20 दिया है और गुणते स्मॉल जी का मान निकालना है। तो 20 एक्का 20, 20 धाम में कितना हो जाएगा 200, तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये जो है स्मॉल जी का मान आ जाएगा। तो दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 300 है। चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होता है। तो दोस्तों चंद्रमा की सतह से यदि हम कोई भी चट्टान या कोई भी वस्तु लाते हैं तो क्या होगा, इसके भार में परिवर्तन होगा, जबकि दोस्तों द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ पर होता है। तो दोस्तों किसी वस्तु का भार सर्वाधिक जो है ध्रुवों पर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 302 है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है। तो दोस्तों पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति जो है वो गुरुत्व बल के कारण होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 303 है दोस्तों। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितना गुना होता है। तो दोस्तों पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 304 है।
पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 200 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान कितना होगा। स्मॉल जी का मान दोस्तों 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखना है। तो दोस्तों द्रव्यमान पूछ रहा है तो हम जानते हैं सूत्र डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम गुणित जी होता है। भार कितना दिया है दोस्तों 200 न्यूटन। द्रव्यमान पूछ रहा है, स्मॉल जी का मान यहाँ पे दोस्तों कहा है कि 10 रखिए, तो 10 से काटेंगे कितना आएगा 20 आ जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है दोस्तों किलोग्राम होता है, तो वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा दोस्तों 20 केजी होगा। 20 केजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 305 है, डैश के अनुसार स्मॉल जी का मान घटता है। तो दोस्तों ऊंचाई के अनुसार जो होता है स्मॉल जी का मान घटता है। देख लेते हैं दोस्तों कैसे। ये दोस्तों ये पृथ्वी है, अगर दोस्तों पृथ्वी तल से हम ऊपर ऊपर की ओर जाते हैं तो स्मॉल जी के मान में क्या होगा कमी होगा। और दोस्तों यही यदि हम पृथ्वी तल से नीचे जाते हैं तो भी स्मॉल जी के मान में क्या होगा कमी होगा। तो दोनों स्थितियों में स्मॉल जी का मान क्या होता है कम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 306 है दोस्तों, स्मॉल जी का मान पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर क्या होता है कम होता है। स्मॉल जी का मान जो होता है वो पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। और दोस्तों हम जानते हैं कि स्मॉल जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है 0 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है। तो दोस्तों मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड जो है वह भारहीनता की स्थिति में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 308 है, स्मॉल जी का मान डैश के साथ जो है बढ़ता है। तो दोस्तों स्मॉल जी का मान कब बढ़ता है, स्मॉल जी का मान ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ता है। जब दोस्तों ऊंचाई में कमी होगी तभी स्मॉल जी का मान क्या होगा बढ़ेगा। और दोस्तों और कुछ यहाँ पर पढ़ लेते हैं, स्मॉल जी का मान पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है तथा स्मॉल जी का मान ध्रुवों पर क्या होता है अधिकतम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 309 है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर स्मॉल जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर स्मॉल जी का मान क्या होता है घटता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 310 है, जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर या वस्तु शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका क्या होता है। दोस्तों मान लेते हैं ये पृथ्वी है और पृथ्वी से कोई एक वस्तु ऊपर की ओर फेंकी गई है। मान लेते हैं यहाँ पे यह वस्तु या पत्थर पहुंच गया है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इसका स्मॉल जी कितना होगा लगभग में दोस्तों कितना होगा स्मॉल जी लगभग में 10 मीटर पर सेकंड होगा। जैसे दोस्तों हम जानते हैं स्मॉल जी का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो क्या होगा दोस्तों इसका वेग 0 होता है तथा त्वरण लगभग कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 311 है, स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो दोस्तों स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र लटकाव बिंदु के ठीक नीचे स्थित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लिफ्ट के अंदर पिंड के भार के संदर्भ में कुछ स्थितियाँ। तो दोस्तों अभी जो हम 4 प्रश्न अगला पढ़ेंगे वो जो है लिफ्ट से संबंधित प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 312 क्या कहता है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर तेजी से आती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार क्या होता है बढ़ा हुआ जो है प्रतीत होता है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों लिफ्ट से संबंधित है 313 वाला, जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार क्या होता है घटा हुआ प्रतीत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लिफ्ट से ही संबंधित है दोस्तों, जब लिफ्ट का एक समान गति से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न है लिफ्ट से ही संबंधित है दोस्तों, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति जो है नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार 0 हो जाता है अर्थात भारहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 316 है दोस्तों, ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है। तो दोस्तों ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार फैला हुआ वृत्त जैसा होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 317 है, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है। तो दोस्तों पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 318 ये कहता है विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है। तो दोस्तों विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है वाट होती है। अन्य मात्रक दोस्तों जूल प्रति सेकंड भी होता है,
अश्वशक्ति भी होता है और किलोवाट भी होता है। तो दोस्तों 1 वाट में जो है 1 जूल प्रति सेकंड भी होता है, 1 अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट होता है और 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 319 है, ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रक क्या होता है? कैलोरी या जूल होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 320 है, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? तो दोस्तों प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? वोल्ट होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है? प्रतिरोधकता की एसआई इकाई दोस्तों ओम मीटर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 322 है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? तो दोस्तों प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। और दोस्तों प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। वोल्ट प्रति एम्पियर कैसे होता है दोस्तों वो देखिएगा। दोस्तों हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। अगर दोस्तों यहाँ से हम R का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? V बटा आई हो जाएगा। और दोस्तों V का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, यहाँ लिख लेंगे वोल्ट। और I मतलब धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो यहाँ पे मिल गया वोल्ट प्रति एम्पियर किसका मात्रक होगा दोस्तों? प्रतिरोध का मात्रक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 323 है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक दोस्तों ओम होता है। अगला प्रश्न है, आवर्धन की इकाई क्या होती है? इसका मतलब है दोस्तों, इकाई का मतलब होता है दोस्तों मात्रक। तो दोस्तों आवर्धन का जो है कोई मात्रक नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 325 है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 327 है, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या होती है? फोकस दूरी की एसआई इकाई दोस्तों मीटर होती है। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 329 है, लंबाई की एसआई इकाई क्या होती है? तो दोस्तों लंबाई की एसआई इकाई मीटर होती है। अगला प्रश्न है, त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक दोस्तों मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 331 है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और दोस्तों आवेश का सूत्र क्या होता है? Q बराबर क्या होता है? IT होता है, जहां दोस्तों Q आवेश है, I धारा है, T क्या है? समय है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 332 है, बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक दोस्तों न्यूटन होता है। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या होती है? रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई बेकुरल होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 334 है, भौतिक राशियां कितनी होती हैं? तो दोस्तों मूल भौतिक राशियां जो है वो 7 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योत तीव्रता और पदार्थ की मात्रा होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 335 है, भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों भार का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 336 है, इधर दोस्तों 7 जो है मूल राशियाँ लिखी गई हैं और इधर जो है उनके मात्रक लिखे गए हैं। तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। ज्योत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडिला होता है। अगला देखते हैं दोस्तों, इसमें अगला है पदार्थ की मात्रा। तो दोस्तों पदार्थ की मात्रा का जो है मात्रक क्या होता है? मोल होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 337 है, संवेग, जिसको दोस्तों इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होती है? तो दोस्तों संवेग का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 338 है, प्रकाश वर्ष डैश की इकाई होती है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 339 है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो दोस्तों एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। अगला प्रश्न है, एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? एक पारसेक में दोस्तों 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 341 है। एक पारसेक में कितने मीटर होते हैं? एक पारसेक में 3.08 गुणित 10⁻16 मीटर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों लेंस की क्षमता का सूत्र होता है बराबर होता है 1/f मीटर में। जब दोस्तों फोकस दूरी मीटर में होगा तब ये सूत्र लगाएंगे, और जब दोस्तों फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगा तब ये सूत्र लगाएंगे, P बराबर 100/f सेंटीमीटर में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 343 है। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो दोस्तों विकिरण की मात्रा को किस में मापा जाता है? क्यूरी इकाई में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 344 है। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है? उद्योग में शक्ति की इकाई अश्वशक्ति होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 345 है। एक अश्वशक्ति में कितना वाट होता है? एक अश्वशक्ति में 746 वाट होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 346 है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और दोस्तों शक्ति का दूसरा नाम होता है सामर्थ्य। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्वनि को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 338 है। ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है। तो दोस्तों ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल के पदों के अनुसार मापा जाता है। अगला प्रश्न है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई क्या होती है? तो दोस्तों एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर दोस्तों यहाँ पे 350 है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला होता है। अगला प्रश्न है, स्वप्रेरण का मात्रक क्या होता है? स्वप्रेरण का मात्रक दोस्तों हेनरी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 352 है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 353 है। किस भौतिक राशि का मात्रक जूल होता है? तो दोस्तों ऊर्जा और कार्य का मात्रक जो है जूल होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 354 है। सापेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों सापेक्षिक घनत्व का मात्रक कोई नहीं होता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 355 ये है कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? अपवर्तनांक का मात्रक दोस्तों कोई नहीं होता है, अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वेग को मापा जाता है। वेग को दोस्तों किस में मापा जाता है? मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। और वेग दोस्तों क्या होता है? यह एक सदिश राशि होती है। वेग क्या है? सदिश राशि है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 357 है। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्राम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसका मात्रक ऊर्जा के मात्रक के समान होता है? तो दोस्तों हम जानते हैं कि कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, और ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो जो ऊर्जा का मात्रक होता है वो कार्य के मात्रक के क्या होता है? समान होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 359 है। घनत्व का क्या मात्रक होता है? घनत्व का मात्रक होता है दोस्तों किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। घनत्व निकालने के लिए दोस्तों सूत्र लगाया जाता है द्रव्यमान बटे आयतन। अगला प्रश्न देखेंगे, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है? एम्पियर सेकंड दोस्तों आवेश का मात्रक होता है, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं आवेश बराबर होता है धारा गुणित समय। यहाँ दोस्तों धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर, और समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा। तो आवेश का मात्रक निकल के आया क्या? एम्पियर सेकंड। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 361 है। गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों गैलन जो होता है वो सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए दोस्तों प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। इसे दोस्तों लाइट ईयर भी कहते हैं। लाइट ईयर भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 363 है। दाब या दबाव, दाब या दबाव की एसआई इकाई क्या होती है? तो दोस्तों दाब की जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और दोस्तों दाब का अन्य मात्रक होता है, जैसे पास्कल भी होता है और बार भी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 364 है। दाब किसे कहते हैं? दाब दोस्तों क्या होता है? किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? दाब कहते हैं।
दाब बराबर होता है दोस्तों बल बटा क्षेत्रफल, और दाब जो है एक अदिश राशि होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 365 है, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होती है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, जिसको दोस्तों खगोलीय इकाई भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 366 है दोस्तों, बल का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है। बल का एमकेएस पद्धति में मात्रक दोस्तों किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है, जिसे दोस्तों ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 368 है, सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्घ होता है। प्रश्न नंबर 369 देखेंगे, एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है। एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है। तो दोस्तों कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, W बराबर F इंटू डी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक जूल में कितने अग्र होते हैं। एक जूल में दोस्तों 10⁻7 अग्र होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 371 है, चाल किसे कहते हैं। चाल क्या होता है दोस्तों, किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल अदिश राशि होती है और चाल का मात्रक क्या होता है दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 372 है, विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो दोस्तों विद्युत धारा क्या होता है, किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक दोस्तों एम्पियर होता है और धारा निकालने के लिए सूत्र लगाया जाता है आवेश बटा समय। धारा बराबर आवेश बटा समय होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 373 है, तापमान की एसआई इकाई क्या होती है। तो दोस्तों तापमान की एसआई इकाई केल्विन होती है। अगला प्रश्न है, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 375 है, एक पास्कल दोस्तों कितने के बराबर होता है। एक पास्कल 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और दोस्तों पास्कल और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये दोनों जो हैं दाब के मात्रक होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 376 है, 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणित 10⁻6 जूल होता है। अगला है, 1 किलोवाट में कितना वाट होता है। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। अगला देखते हैं, 1 HP माने होता है दोस्तों हार्स पावर, जिसे अश्वशक्ति कहते हैं। तो एक अश्वशक्ति में 746 वाट होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 377 है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल इकाई का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 378 है, एक एटमॉस्फेयर जिसे दोस्तों वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो दोस्तों एक एटमॉस्फेयर कितने के बराबर होता है, 1.01 गुणित 10⁵5 पास्कल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, मशीनों की शक्ति को किस में मापा जाता है। मशीनों की शक्ति को दोस्तों अश्वशक्ति या हार्स पावर में मापा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 380 है, एक डायोप्टर डैश के बराबर होता है। तो दोस्तों एक डायोप्टर किसके बराबर होता है, 1/मीटर के, या दोस्तों इसको इस प्रकार भी लिखा जाता है मीटर के घाते -1 के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, 1 मीटर किसके बराबर होता है। वैसे दोस्तों 1 मीटर में हम जानते हैं कि क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन प्रश्न के अनुसार यहाँ पे पूछा गया था कि 1 मीटर किसके बराबर होता है। 1 मीटर दोस्तों 10⁻6 माइक्रान के बराबर होता है। और दोस्तों हम जानते हैं कि 1 माइक्रान बराबर क्या होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 382 है, परमाणु त्रिज्या डैश में मापी जाती है। तो दोस्तों परमाणु त्रिज्या जो है वह नैनोमीटर में मापी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रदीप्त की माप डैश के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों प्रदीप्त की माप जो है वह लक्स मीटर के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 384 है, 1 न्यूटन दोस्तों कितने के बराबर होता है। 1 न्यूटन दोस्तों जो है
वो 1 किलोग्राम गुणते 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। और दोस्तों न्यूटन भी जो है बल का मात्रक होता है और किलोग्राम मीटर/सेकंड स्क्वायर ये भी दोस्तों बल का मात्रक होता है। यदि दोस्तों एग्जाम में पूछ ले कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है तो वो होता है न्यूटन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 385 है, 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो दोस्तों 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होता है। अगला प्रश्न है, 1 कूलाम प्रति सेकंड जो है किसके बराबर होता है? तो दोस्तों हम जानते हैं कि 1 कूलाम प्रति सेकंड जो है वह 1 एम्पियर के बराबर होता है। कैसे जानते हैं दोस्तों, ध्यान समझिएगा। हम दोस्तों यहाँ पे जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, Q अपान क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों हम जानते हैं I बराबर क्या होता है, Q अपान T होता है। I को धारा कहते हैं, Q आवेश हो गया, T क्या हो गया, समय। तो दोस्तों धारा का मात्रक क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा एम्पियर, और आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो प्रश्न में यही तो पूछ रहा है कि कूलाम प्रति सेकंड जो है किसके बराबर होता है, तो 1 एम्पियर के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 387 है, 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो दोस्तों 1 पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर होता है। अगला प्रश्न है, 1 जूल कितने के बराबर होता है? 1 जूल दोस्तों 1 न्यूटन गुणते 1 मीटर के बराबर होता है। कैसे जानेंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। दोस्तों हम यहाँ पे जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणते विस्थापन होता है। अब दोस्तों यहाँ पे कार्य का मात्रक क्या हो गया, जूल हो गया, और बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन हो गया, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर हो गया। तो दोस्तों 1 जूल जो है किसके बराबर होगा, 1 न्यूटन मीटर के बराबर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 389 है दोस्तों, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र बताइए। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv² होता है, और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है दोस्तों, mgh होता है। यहाँ पे दोस्तों m क्या है, m द्रव्यमान है, v क्या है, वेग है, और दोस्तों h क्या है, ऊंचाई है, और स्मॉल g क्या है, स्मॉल g दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण है, जिसका मान 9.8 मीटर/सेकंड होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 390 है दोस्तों, अदिश राशि किसे कहते हैं? अदिश राशि क्या होती है? वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। जैसे दोस्तों दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, चाल, दाब, ऊर्जा, ये सभी क्या होती हैं, अदिश राशियाँ होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 391 है, सदिश राशि किसे कहते हैं? तो दोस्तों सदिश राशि क्या होता है, वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है तो उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे बल, वेग, त्वरण, भार, संवेग, विस्थापन, ये सब दोस्तों सदिश राशियाँ होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 392 है, कार्य में डैश। तो दोस्तों कार्य में कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है, क्योंकि कार्य क्या है, एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 393 है दोस्तों, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन अधिक काम कर सकता है। जैसा कि पहला क्या है, एक घूमता हुआ पहिया, दूसरा क्या है, बंदूक की एक चलती हुई गोली, तीसरा क्या है, गतिशील पत्थर, चौथा क्या है, एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो दोस्तों अधिक काम वही कर सकता है जिसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, मतलब जिसमें गति ज़्यादा होगी। तो बताइए दोस्तों इन चारों में से गति सबसे ज़्यादा किस में होगी? ऑप्शन बी वाले में होगा, क्योंकि दोस्तों बंदूक से एक चलती हुई गोली में इसकी गति ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 394 है दोस्तों, दर्पण सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u को दर्पण सूत्र कहते हैं। तो दोस्तों f क्या होता है, यहाँ पे दर्पण की फोकस दूरी है, v क्या है, यहाँ पे दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है दोस्तों, यहाँ पे दर्पण से वस्तु की दूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 395 है, लेंस सूत्र क्या होता है दोस्तों? लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u को लेंस सूत्र कहते हैं। तो दोस्तों इन्हीं दोनों सूत्रों के आधार पर एग्जाम में जो है न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 396 है, विद्युत शक्ति
विभवांतर तथा धारा के संबंध में क्या सूत्र होता है? तो दोस्तों हम जानते हैं विद्युत शक्ति बराबर होता है विभवांतर गुणित धारा होता है, P बराबर V गुणित I होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 397 है, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। अगला प्रश्न है, ओम के नियम का सूत्र क्या होता है? ओम के नियम का सूत्र V बराबर I R होता है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं ओम का नियम क्या कहता है, जो विभवांतर होता है वो धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 399 है, बल किसे कहते हैं? तो दोस्तों बल वह बाहरी कारक होता है जो किसी पिंड की भौतिक अवस्था को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है, तो उसे क्या कहते हैं, बल कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो दोस्तों प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 401 है, किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 403 है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों पेरिस्कोप का प्रयोग। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 404 है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 405 है, दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप या दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 406 है, विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 407 है, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 408 है, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को दोस्तों घूर्णन गति भी कहते हैं, आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों टैकोमीटर का जो है इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 409 है, किस उपकरण से विद्युत धारा को मापा जाता है? तो दोस्तों अमीटर की सहायता से जो है विद्युत धारा को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 410 है दोस्तों, पृष्ठ तनाव को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पृष्ठ तनाव को मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 411 है दोस्तों, ओडोमीटर की सहायता से क्या मापा जाता है? तो दोस्तों ओडोमीटर की सहायता से गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर का ताप मापने में किसका प्रयोग करते हैं? शरीर का ताप मापने में थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 413 है, टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? तो दोस्तों टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? रोटेशन प्रति मिनट मापता है, जिसे दोस्तों आरपीएम कहते हैं। अगला प्रश्न है, मल्टीमीटर क्या होता है? तो दोस्तों मल्टीमीटर वह यंत्र है जिसकी सहायता से हम धारा को भी नापते हैं, विभवांतर को भी नापते हैं और प्रतिरोध को भी नापते हैं। तो धारा की सहायता से तो दोस्तों मल्टीमीटर की सहायता से हम धारा को भी, विभवांतर को भी और प्रतिरोध को भी, तीनों को माप सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 415 है, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 416 है, लेजर की जो है खोज किसने किया था? लेजर की खोज दोस्तों TH मेमन ने किया था, सन 1960 में किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 417 है, लेजर का पूरा नाम बताइए। तो दोस्तों लेजर का पूरा नाम क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 418 है, स्कूबा का उपयोग क्या होता है? तो दोस्तों स्कूबा का उपयोग कहाँ किया जाता है? स्कूबा का उपयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है?
तो दोस्तों प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए रियोस्टेट जो है यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 420 है दोस्तों। धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? धारा की दिशा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वाहन की गति जानने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? वाहन की गति जानने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 422 है। प्रतिरोध को मापने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों प्रतिरोध को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 423 है। हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 424 है दोस्तों। झूठ का पता लगाने वाली मशीन कौन सी होती है? तो दोस्तों झूठ का पता लगाने वाली मशीन पॉलीग्राफ होती है, जिसे दोस्तों लाई डिटेक्टर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भट्ठियों सूर्य का ताप अपेक्षाकृत उच्च तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 426 है। मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा रखने का यंत्र क्या होता है? रेडिएटर होता है। अगला प्रश्न है, किसी कक्ष के ताप को नियंत्रित रखने वाला उपकरण कौन सा होता है? तो दोस्तों किसी कक्ष के ताप को नियंत्रित कर रखने वाला उपकरण रेफ्रिजरेटर होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 428 है। किसी ऊंचाई को नापने के काम में आने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो दोस्तों ऊंचाई को नापने में अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 429 है। समुद्र की सतह पर होने वाली हलचलों को ज्ञात करने के लिए पानी के अंदर चलने वाला जलयान का क्या नाम होता है? सबमरीन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 430 है दोस्तों। धमनियों में रक्त के दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? धमनियों में रक्त के दाब को मापने वाला यंत्र स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। अगला प्रश्न है, तारों का व्यास मापने वाला यंत्र क्या होता है? तारों का व्यास मापने वाला यंत्र स्क्रू गेज होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 432 है। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ सुनने वाला यंत्र कौन सा होता है? स्टेथोस्कोप होता है। अगला प्रश्न है, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? भूकंपीय तरंगों की तीव्रता दोस्तों सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 434 है। वोल्टेज को कम या अधिक करने वाला यंत्र कौन सा होता है? वोल्टेज को कम या अधिक करने वाला यंत्र ट्रांसफार्मर होता है। अगला प्रश्न है, प्रवर्धक तथा इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में प्रयोग होने वाला यंत्र कौन सा होता है? प्रवर्धक तथा इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में प्रयोग होने वाला यंत्र ट्रांजिस्टर होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 436 है। स्थिर तापमान को संचालित करने वाला यंत्र कौन सा होता है? स्थिर तापमान को संचालित करने वाला यंत्र थर्मोस्टेट होता है। अगला प्रश्न है, द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? विस्कोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 438 है। द्रवों के प्रवाह की गति मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? द्रवों के प्रवाह की गति मापने वाला यंत्र वेंचुरी मीटर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 439 है। पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र क्या होता है? पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र केस्कोग्राफ होता है। अगला प्रश्न है, किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा को ज्ञात करने वाला यंत्र कौन सा होता है? कंपास बॉक्स होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 441 है। आवेशित कण को त्वरित किया जाने वाला यंत्र कौन सा होता है? साइक्लोट्रॉन होता है। अगला प्रश्न है, बेलनाकार वस्तुओं के अंदर बाहर का व्यास गहराई मापने का यंत्र कौन सा होता है? कैलिपर्स होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने वाला यंत्र कौन सा होता है? क्रोनोमीटर होता है। पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने का यंत्र क्रोनोमीटर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने वाला यंत्र कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्कोप होता है। अगला प्रश्न है, गैसों का दाब मापने वाला यंत्र क्या होता है? गैसों का दाब मापने वाला यंत्र मैनोमीटर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 446 है। ध्वनि तरंगों को विद्युतीय तरंगों में परिवर्तित करने वाला यंत्र कौन सा होता है? माइक्रोफोन होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने हेतु प्रयुक्त यंत्र कौन सा होता है? मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने के लिए एंडोस्कोपी का प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 448 है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 449 है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है, तब कार्य धनात्मक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 450 है, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होता है? 90 अंश होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 451 है दोस्तों, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है लगे हुए बल पर निर्भर करता है, विस्थापन पर निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच कोण पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 452 है, निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों में से कौन अधिक कार्य कर सकता है ये बताना है। तो दोस्तों जिसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी वही जो है कार्य अधिक कर पाएगा। जैसे देखिए दोस्तों, उठा हुआ हथौड़ा, एक चली हुई गोली, तेज़ी से आता हुआ पत्थर, एक घूमता हुआ पहिया। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा किस में होगी? एक चली हुई गोली में सबसे अधिक गतिज ऊर्जा इसी में होगी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 453 है, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह क्या होगा? तो यह जो है दोस्तों बिल्कुल कोई काम नहीं करता है। दोस्तों आदमी जो है दीवार को धक्का दे रहा है लेकिन दीवार जो है गिर नहीं रही है, इसका मतलब है उसमें कोई भी विस्थापन नहीं हो रहा है, तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। इसका मतलब कोई भी काम नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 454 है दोस्तों, डैश न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। दोस्तों विस्थापन न होने पर किया गया कार्य कितना होता है? शून्य होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 456 है, कार्य होने के लिए कितनी शर्तें आवश्यक होती हैं? तो दोस्तों कार्य होने के लिए निम्नलिखित 2 शर्तों का होना अति आवश्यक है। पहली शर्त क्या है? पिंड पर दोस्तों, पिंड पर आवश्यक बल लगा होना चाहिए। दूसरा शर्त क्या है? बल की दिशा में विस्थापन होना चाहिए। प्रश्न नंबर 457 ये कहता है दोस्तों, कार्य तभी हो सकता है जब डैश हो। तो दोस्तों हम जानते हैं कि कार्य तभी होगा जब जो है उसमें क्या हो? ऊर्जा हो। ऊर्जा को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी, और दोस्तों ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 458 है, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण डैश है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो दोस्तों बल और विस्थापन के बीच यदि कोण जो है 180 अंश का होता है तब जो है किया गया कार्य क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अर्थात बल और विस्थापन होता है वो बल की विपरीत दिशा में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 459 है दोस्तों, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य कितना होता है? तो दोस्तों यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 460 है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? तो दोस्तों हम जानते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। इस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 461 है, जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित हो जाती है। तो दोस्तों अगर हम रबर बैंड खींचेंगे तो उसमें कौन सी ऊर्जा जो है संग्रहित हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा जो है संग्रहित हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे, डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि गैस के कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 463 है, पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करता है? तो दोस्तों पवन चक्की जो होता है वो पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग करता है। गतिज ऊर्जा को दोस्तों इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है। तो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि किसके साथ होती है? ऊंचाई के साथ जो है वृद्धि होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 465 है, कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? तो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 466 है, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो दोस्तों बांध में संग्रहित पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 468 है, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से डैश प्राप्त करती है। तो दोस्तों कोई भी गतिशील वस्तु हो तो वो अनिवार्य रूप से कौन सी ऊर्जा प्राप्त करती है? गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 469 है दोस्तों, एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से जो है युक्त होगी? तो दोस्तों यहाँ पे कार क्या है? चल रही है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। अगला प्रश्न है, कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो दोस्तों गतिज ऊर्जा जो होती है वह सदैव धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 471 है, ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या होता है? ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 472 है, जब एक दबी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है? तो दोस्तों वह स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 473 है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होती है। तो दोस्तों संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 474 है, किसके अनुरूप वस्तु की गति ऊर्जा में वृद्धि होती है? तो दोस्तों गति के अनुरूप जो होती है वस्तु की गति ऊर्जा में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 475 है, गतिशील वस्तु की गति ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों जो गतिज ऊर्जा होती है वो किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान और वेग पर। और दोस्तों हम जानते हैं गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv² होता है। यम क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान होता है, और वी क्या होता है? वेग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 476 है, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो दोस्तों यह गतिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी? तो दोस्तों जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम को देखने को मिले, संवेग को चाहे जितना गुना कर देगा तो पूछेगा गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी, तो संवेग जितना गुना हो रहा है उसमें 3 का गुणा कर देंगे, तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9 गुनी, तो गतिज ऊर्जा 9 गुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होती है? तो दोस्तों ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजन होती है। तो दोस्तों हम जानते हैं यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन होता है। अगला प्रश्न है, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो दोस्तों तने हुए रबर बैंड में स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 481 है दोस्तों, किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? तो दोस्तों ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 483 है, गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो दोस्तों यहाँ पे वस्तु यहाँ पे नारियल है और नारियल गिर रही है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। अगला प्रश्न है, टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो दोस्तों टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग जो होता है वो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 485 है, गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा का सूत्र U = mgh होता है। m क्या है दोस्तों? द्रव्यमान है। स्मॉल g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। h क्या होता है? ऊंचाई होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहते हैं? किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को ऊर्जा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 487 है, बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो दोस्तों बारिश के दौरान ऊर्जा का परिवर्तन स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदलती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 488 है, किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता है? तो दोस्तों द्रव्यमान का जो मान होता है वो स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई क्या होती है? तो दोस्तों जड़त्व मापने की इकाई को क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 490 है, किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों जो जड़त्व होता है वो किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है।
अगला प्रश्न है घनत्व का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 492 है दोस्तों। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो दोस्तों किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। अगला प्रश्न है न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो दोस्तों न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष 1687 था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।